दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 ज्योग्राफी का ये पेपर है, ध्यान से इसको लास्ट तक देख लेना है। खास बात यह है कि उत्तर सहित है और आपका जो पेपर होगा 4 अप्रैल 2022 सोमवार के लिए ये आपका पेपर है। अच्छे से लास्ट तक इसको आपको देख लेना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और आपका एक चैनल और है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक है, वो भी आपसे संबंधित है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आएँ। पहला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार हो गया। उसके बाद में हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण देश में प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? तो 1881 में। ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है? तो 68.8% भाग। निम्न में से किस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी? तो 1921 से 31 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्न में से सर्वाधिक विशाल आकार वाला राज्य है तो कौन सा है? राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या संगठन में अध्ययन किया जाता है किसका? निवास स्थान का, जनजातियों का, भाषा एवं धर्म का, सभी का, है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग 2000 और इसमें वर्ष है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73.01% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है, तो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 22 भाषाएं। किसी श्रमिक को मुख्य श्रमिक कहलाने हेतु वर्ष में न्यूनतम कितने दिन कार्य करना चाहिए? तो 183 दिन। जनसंख्या संगठन से क्या आशय है कि जनसंख्या की प्रजातिगत, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मैं 4 अप्रैल के लिए आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से इनको तैयार करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई? तो फरवरी 2014 में। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवासित व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या के संदर्भ में समस्त विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला चीन का, दूसरा भारत का। भारत में कुछ राज्यों में श्रमिक सहभागिता दर ऊंची क्यों है? कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है क्योंकि पिछड़े राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की विवेचना कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में जलवायु, धरातलीय स्वरूप, नगरीकरण, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता आदि है।
और जलवायु अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में जनसंख्या वितरण में सघनता पाई जाती है, जबकि कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विरले पाई जाती है। जैसे थार मरुस्थल उच्च पर्वतीय भाग में जनसंख्या घनत्व की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटकों को स्पष्ट कीजिए। तो दो घटक कौन से हैं कि जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित दो घटक होते हैं। एक तो है प्राकृतिक वृद्धि कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर में शुद्ध अंतर के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अभिप्रेरित वृद्धि जनसंख्या की अभिप्रेरित वृद्धि एक विशेष क्षेत्र के स्रोतों के अंतर्वर्ती व बहिर्वर्ती संचलन की कुल मात्रा द्वारा ज्ञात किया जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि से पड़ने वाले चार प्रमुख प्रभाव तो पर्यावरणीय समस्या, आवासीय समस्या, संसाधन के विदोन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। आपको कई क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हीं में से आपका पूरा पेपर कवर होगा। लास्ट तक इसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रवास संबंधी आंकड़ों का सर्वप्रथम किस जनगणना में दर्ज किया गया। तो 1881 में। भारत के किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं 2011 के अनुसार। तो बांग्लादेश से। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र में आते हैं। उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आकर्षण कारक कहलाते हैं। जो लोगों के निवास स्थान अपना उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, काम और रोजगार। प्रवास के कारणों की सूचना का समावेश भारत की कौन सी जनगणना में किया गया। तो 1981 की जनगणना। स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस धारा के अंतर्गत हुआ। तो ग्रामीण से ग्रामीण। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अपने निवास से स्थायी गमन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताए जिनके आप्रवास सर्वाधिक होते हैं। एक तो दिल्ली और एक चंडीगढ़। उपनिवेश काल में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रवास के प्रमुख प्रकार लिखो। तो स्थायी और अस्थायी प्रवास। आंतरिक प्रवास की चार धाराओं के नाम लिखिए। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण। भारत में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है। तो विवाह जन्म कारण से। नेक्स्ट है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जो लोगों को निवास स्थान तथा जन्म स्थान को छुड़वाने का कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगारी आदि। प्रवास के अपकर्ष कारक क्या हैं यह आपको बताना है। तो प्रवास के अपकर्ष कारक वे होते हैं जो विभिन्न स्थानों से व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा रोजगार उपलब्धता, शिक्षा, सेवाएं आदि करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के दो जनांकीय परिणाम लिखिए। तो नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, नगरों में लिंगानुपात घट जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई दो परिणाम है आपको बताने हैं। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण नगरों की वर्तमान सामाजिक भौतिक संरचना पर दबाव पड़ता है, जिससे नगरीय बस्तियों के अनियोजित वृद्धि तथा गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन के कारण नगर भौमजल और स्तर में कमी हो जाती है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि गंभीर समस्याएं पैदा होती है। अब एक ये हुंडी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान अथवा निवास स्थान में भेजी जाने वाली धनराशि हुंडी कही जाती है। विदेशों से पैसे आते हैं ना, पैसे लेकर आते हैं, वो होते हैं हुंडी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के दो कारण बताइए। तो पहला धार्मिक सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण। प्रवास के सामाजिक परिणाम बताइए। तो प्रवास के नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रवास नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का मिलन होता है, इसमें मिश्रित संस्कृति का उद्भव होता है। भारत में ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के चार प्रतिकर्ष कारण के आपको नाम लिखना है।
तो जैसे गरीबी, बाढ़, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा के अवसरों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश के कौन से राज्य आंतरिक प्रवास के लिए प्रवासियों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं? तो भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्य प्रवासियों को सर्वाधिक संख्या में आकर्षित करते हैं। देखो, हमने आपको पहले बताया था कि ज्योग्राफी के हमारे 6-7 वीडियो होंगे। 6-7 वीडियो में आपको पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा। इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो सभी ज्योग्राफी के वीडियो देखें। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के हमने करवा रखे हैं, इस चैनल पर आप देख सकते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल पर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।